किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? छाया, उपछाया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? छाया। क्या होगा? छाया होगा। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 150 या अनंत? क्या होगा? अनंत होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत पर बनती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? -1, 1 डायप्टर, 1.5 डायप्टर, 1 डायप्टर या 2 डायप्टर? क्या होगा? तो देख लेते हैं। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। ठीक। और हमको निकालना है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होता है 1/1/f होता है। ठीक। और चूंकि ये उत्तल लेंस है तो क्या होगा? प्लस में होगा, प्लस में होगा। तो फोकस दूरी दे लेते 1/1 कितना हो गया? 1 डायप्टर। तो कौन वाला होगा? सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है। इसमें देखिए 4 नंबर में निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। आगे है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, समान होती है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। कांच में अलग होगा, हीरा में अलग होगा और वायु में अलग होगा। ठीक। भिन्न भिन्न में अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है। करे किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मात्रक विहीन? क्या होता है? मात्रक विहीन। में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच, बर्फ, हीरा, वायु? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक, सदैव आभासी या इनमें से कोई नहीं? ये सी नंबर से होगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसमें क्या होता है कि ये वास्तविक भी बनता है और क्या बनता है? काल्पनिक भी बनता है। ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। लेकिन अवतल लेंस देंगे, अवतल लेंस में हमेशा क्या बनेगा? हमेशा काल्पनिक बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है। हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। इसमें बड़ा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा और वास्तविक भी। तो इसमें कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनेगा। सी नंबर सही होगा। चलिए, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं? प्रकीर्णन होगा इसमें, अपवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन है। जब प्रकाश छितराता है ना, जब यहाँ पे प्रकाश जब छितराता है किसी कण पे, तब आकाश का रंग नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ 10 नंबर देखिए, करें प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? लाल, हरा, नीला, इनमें से सभी होगा इनमें से। ठीक है। लाल भी है, हरा भी है, ग्रीन, और क्या है? नीला यानी ब्लू भी है। RGB ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक। तीनों है इसमें, तो यहाँ पे डी नंबर सही होगा। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है किसी संख्या में प्रकाश वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? कॉर्निया में कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ? रेटिना में होगा। क्या होगा यहाँ? रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। कहाँ पर? रेटिना में। रेटिना यहाँ सही है। चलिए यहाँ 12 नंबर, दूर दृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल
और निकट दृष्टि के लिए होता है अवतल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करें मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 या नन ऑफ दिस? 1/16 आपका सही होगा, है ना। कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो 1/16 सेकेंड तक उसको नज़र में रख सकते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे। आगे देखिए 14 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, जूल प्रति सेकेंड, या पर जूल पर सेकेंड, या पर जूल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर? क्या होगा? क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, क्या होता है वाट बराबर, यानी क्या होता है? शक्ति बराबर, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। तो कार्य बटा क्या होता है? समय। तो कार्य का होता है ऐसे मात्रक जूल, और समय का होता है सेकेंड। समय का क्या होता है? सेकेंड। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, वाट। तो वाट बराबर क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। बी नंबर सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 100 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट, या जूल में कहेंगे तो 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, और यूनिट में कहेंगे तो कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ठीक है, आगे 16 नंबर देखिए। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट, जूल, वाट, न्यूटन। क्या होगा? वाट होगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 36 जूल, 36 जूल, 36 गुने 10 का पावर 6 जूल, 3 गुने 10 का पावर 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल, या 36 जूल? क्या होगा? 36 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। तो यही सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। करे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? मैक्सवेल, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, ऑस्ट्रेल? कौन होगा? फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, दाएं हाथ के बाम हस्त नियम, और एगो था दहिना हस्त नियम। तो ये दहिना वाला होगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने? फ्लेमिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे 19 देखिए। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज किस धारा पर काम करता है? ऊष्मीय, यानी जब भी अगर गर्म ज़्यादा होगा तो फ्यूज क्या होगा? गल जाएगा। तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सी नंबर सही होगा। चलिए 20 नंबर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10 का पावर -1, 10 का पावर -3, 10 का पावर -2, या 10 का पावर 6? 10 का पावर -3। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 का पावर -3 होता है। ठीक है, चलिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, समांतर यानी पार्श्वर्ध क्रम में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा? क्या होगा? नाइक्रोम यहाँ सही होगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? अमोनिया, N2, O2 या CO2? क्या होगा यहाँ? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग पे खतरा है।
निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या उपयुक्त में सभी? तो क्या होगा? सभी। जो जीव से उत्पन्न होता है जीवाश्म, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है। चलिए 25 नंबर देखिए, कह रहे सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ नाभिकीय क्या होगा? विखंडन। जो सूर्य प्रकाश देता है उसमें विखंडन, नाभिक में हाइड्रोजन का विखंडन होने के कारण इतना ज़्यादा क्या हो रहा है? ऊष्मा दे रहा है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन होगा। ठीक है। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? क्या था? भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन या इनमें सभी? तो क्या होगा? सभी। टिहरी बांध पर जो निर्माण किया गया है टिहरी बांध का, उसमें सिंचाई भी होता है, बिजली भी उत्पादन होता है और जल आपूर्ति भी की जाती है, सभी होगा। आगे देखिए 27 नंबर देखिए, कह रहा है खिलौना में किस प्रकार का सेल यानी बैटरी लगा रहता है? डेनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या होगा? सूखा सेल होगा। ठीक है। आगे 28 नंबर देखिए, कह रहे जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल में वैद्युत अपघटन, जब जल को तोड़ेंगे ना तो बनेगा H+ और O-, यही ना। तो देखिए जो कैथोड होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक के पास जाएगा हाइड्रोजन, और एनोड होता है प्लस, तो उनके पास जाएगा कौन? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कह रहे कैथोड के पास, तो कौन जाएगा कैथोड के पास? हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर देखिए, कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन Zn+CO। यहाँ पर देखिए कि यहाँ Zn से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक। तो जब ऑक्सीजन का कार्बन में संयोग होगा, जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो होता है ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो क्या होता है? अवकरण। यहाँ ऑक्सीकरण को कहते हैं अपचयन, ऑक्सीकरण को कहते हैं उपचयन। तो यहाँ पे कह रहे कार्बन का क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहाँ पर कार्बन क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक। तो यहाँ कार्बन अपचयित यानी बी क्या होगा? सही, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। चलिए 30 नंबर देखिए, कह रहे जस्ता तथा 30 नंबर देखिए, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता का होता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। जब अभिक्रिया करता है तो बनता है ZnCl, और प्लस क्या बनता है? H2O गैस बनता है, यही ना। तो यानी कह रहा है कौन सा गैस निकलता है? कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन H2। ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। क्या होगा इसमें? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल को दुधिया कर देता है, याद रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल को दुधिया कर देता है। ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्न में से कौन बूझा हुआ चूना है? निम्न में से कौन? चलो, निम्न में से कौन बूझा हुआ चूना है? तो CaO ये है कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये है कैल्शियम। कौन है बूझा हुआ चूना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बूझा हुआ चूना। अब बिना बूझा हुआ कहता तब CaO। ठीक है। दंतमंजन प्रायः होता है, दंतमंजन क्या होता है? प्रायः
अम्लीय, क्षारीय, लवण युक्त, तीन में से कोई नहीं, तो क्षारीय होगा। ठीक है, चलिए नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो कौन सा होगा? सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। ठीक है, चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 4, 8, 5, 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 8। अयस्क है, जस्ता अयस्क है बॉक्साइड का, सीनेवार का, सोडियम क्लोराइड, जिंक प्लेट। देखिए बॉक्साइड बताए थे एल्युमिनियम का है, सीनेवार बताए थे मरकरी का है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जिंक प्लेट, जिंक प्लेट क्या होगा? जस्ता का, जिंक प्लेट सही है। इसमें 37 नंबर देखिए, कह रहा है धातु जो अम्लराज में घुलता है, अम्लराज में घुलता है लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम। तो क्या होगा? सोना हो जाएगा। ठीक, अम्लराज में जब सोना मुलछा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो इसको अम्लराज में डाल करके उसको सफ़ा कर देते हैं। ठीक है, अम्लराज में डाल के इसको सफाई कर देते हैं। ये अम्लराज में कौन घुल जाता है? सोना घुल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो बताइए CaCl2, KCl, CO2, HCl। तो देखिए यहाँ पे ये आयनिक यौगिक है कि नहीं? जब ये टूटता है तो बनता है C+Cl-। ये टूटेगा तो K+Cl-। ये टूटेगा तो H+ और Cn क्या होगा? माइनस। ये नहीं टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड आयनिक यौगिक नहीं है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ये आयनिक यौगिक नहीं है, बाकी ये तीनों आयनिक यौगिक है। 39 देखिए, हीलियम गैस है, हीलियम गैस क्या है? सक्रिय, उदासीन, अक्रिय, निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो यहाँ अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर लोहा, चांदी, सोना, हीरा। तो यहाँ हीरा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र बताइए। C2H2, CH4, C2H4 और C6H6 क्या होगा? C6H6 बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, आगे 42 नंबर देखिए, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में आबंध होता है, त्रिआबंध, एक आबंध, द्विआबंध, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में एकल बंध होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में एकल बंध, ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो क्या होगा? एक आबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम बताइए। बूझा हुआ चूना, कली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र कौन वाला होगा बताइए? C नंबर, C12H22O11। ठीक है, 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H6, C3H8, CH4, C2H4 कौन वाला होगा? देखिए ये सारा जो है आपको, ये सारा आपको एल्केन है, ये सारा एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन, ये मेथेन है, ये एथेन है, और ये प्रोपेन है। ठीक है, ये सारा एल्केन है और ये वाला एल्कीन है। तो एल्कीन ज़्यादा क्या होते हैं? अभिक्रियाशील होता है। सबसे कम होता है एल्केन, उससे ज़्यादा एल्कीन, और सबसे ज़्यादा एल्काइन होता है। तो एल्काइन तो यहाँ देल नहीं है, एल्कीन देल है, इसमें डबल बॉन्ड है, यानी C डबल बॉन्ड, और C देखो 4 गो है, H है ना, हो गया ना, C2H4 हो गया, यानी ये डबल बॉन्ड है, यानी ये एल्कीन है। तो एल्कीन क्या होता है?
ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, किससे? एल्केन से। तो ये तीनों नहीं होगा, कौन होगा? डी नंबर आंसर होगा। आगे बताइए 46 नंबर में। चलिए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी बनाया था। आगे देखिए 47 नंबर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम, रुबिडियम या लिथियम। तो देखिए पहला जो समूह 1 है, समूह के 1 के जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? पोटेशियम के बाद रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्षार धातु। पहला समूह क्या कहलाता है? क्षार। और दूसरा जो है मृदा क्षार धातु है। दूसरा समूह क्या कहलाता है? मृदा क्षार धातु। उसमें आ जाएगा आपको लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम के बाद आपको मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा। ये सब सारे क्या है? मृदा क्षार धातु। और ये वाला क्या है? क्षार धातु। कह रहे क्षार धातु नहीं है, तो देखिए आपको सोडियम भी मिल गया, इसमें रुबिडियम भी मिल गया और लिथियम भी मिल गया। तो ये तो क्षार धातु है। तो कौन नहीं है क्षार धातु? मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन कौन रही है? हेलो समूह। हाइड्रोजन समूह में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, बेरियम नहीं होगा, बोरोन नहीं होगा, बेरिलियम नहीं होगा, कौन होगा? ब्रोमीन होगा। हाइड्रोजन समूह हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। जिंक की परमाणु संख्या क्या है? तो जिंक की परमाणु संख्या क्या है? 27, 29, 28, 30। 30 है सही, जिंक का परमाणु संख्या। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं अधातु, मिश्र धातु, धातु या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको अधातु। अधातु ऋणात्मक होते हैं। देखिए सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इस पर प्लस हो जाएगा, तो ये धनात्मक है। लेकिन क्लोरीन अधातु है, इस पर क्या हो जाता है? माइनस। तो कहता है विद्युत ऋणात्मक कौन है? अधातु। जितने भी गैस है सारे क्या है? अधातु है और अधातु ऋणात्मक होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 51 नंबर देखिए। करे राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी? पवना, रन्नी, खेजरी, रेनी। क्या होगा यहाँ पर? खेजरी के महिलाओं ने चिपको आंदोलन में अपनी जान दे दी, ठीक है। आगे देखिए 52 नंबर। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, अधिक हरे पौधे का उगना, बढ़ती जनसंख्या या जैव विविधता। बढ़ती जनसंख्या के कारण संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनः चालन, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनर्उपयोग या सभी। तो सब में पुनः लिखा हुआ है, ठीक। मतलब ये हो जाएगा आपको कौन सा? सभी। इनमें सभी होगा। चलो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन या प्लास्टिक। क्या होगा? सिलिकॉन सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है? ये C2H6, C4H10, CH4 या H2। तो ये मेथेन है। मेथेन क्या है? बायोगैस। मेथेन को क्या कहते हैं? बायोगैस। मेथेन कौन सा है? बायोगैस है। चलिए मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत, चलिए मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत अस्थि, इनामेल, मज्जा गुहा, डेंटाइन।
तो क्या होगा, इनामेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है यकृत में, आमाशय में, आंख में, अग्नाशय में, तो यहाँ आमाशय हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज, टाइलिन, मॉल्टेज, क्या होगा, लाइपेज, लाइपेज सही है। ठीक है, का रंग होता है पीला, सफेद, हरा, इनमें से कोई नहीं, ये कर हरा तो क्या होगा, हरे मान लेते हैं तब तक। ठीक है, चलिए पौधे में शोषण होता है, पौधे में शोषण होता है तना में, जड़ में, पत्ती में, सभी में, क्या होगा, सभी जगह से सांस लेता है। चलिए पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या इनमें से कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का। रात्रि में कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है। ठीक है, चलो किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी, 2, 36, 4 या 38, तो क्या होगा, किण्वन के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। देखिए डायस्टोलिक कर है, वो सिस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक पहले लिखा जाता है और डायस्टोलिक बाद में लिखा जाता है, या ना। इसमें क्या होगा, डायस्टोलिक कर रहे थे, कितना होगा, 80 होगा। ये जाने का है, ये रक्त को जाने का है, ये रक्त का आने का है, तो डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होगा, 80 mmHg होगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है बताइए, तना में, फूल में, पत्ती में, या इनमें से सभी में, तो वाष्पोत्सर्जन हमेशा पत्ता से होता है, क्या होगा, पत्ती में होगा। ठीक है, चलिए अस्थि क्या है, अस्थि क्या है, अस्थि क्या है, पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये उत्तक है, अस्थि क्या है, एक उत्तक है। ठीक है, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, या सभी में, सभी में, इसमें सभी में अवशिष्ट पदार्थ रहता है, छाल में भी, कोशिका का जो रिक्त स्थान है उसमें भी, और पत्ता में भी रहता है। क्या होगा, इसमें तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा, आंसर सही। आगे बताइए सर वृक्क के संरचनात्मक, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, या नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, वृक्क के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। चलिए पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, सभी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, टेनिन, गोंद, रेजिन, सभी, तो सभी है उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रल पेंडकल डाइसेफ्लॉन ऑप्टिक पाली सेरिब्रम, क्या होगा यहाँ पर, सेरिब्रम, या प्रमस्तिष्क होता है हिंदी में। ठीक, सेरिब्रम को ही क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, ये स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। चलिए जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है जलानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन। तो देखो जल की ओर, जल अगर जल की ओर जड़ जाएगा ना तब हो जाएगा जलानुवर्तन, प्रकाश की ओर जाएगा तो प्रकाश अनुवर्तन, या रसायन के कारण अगर कुछ होता है तो रसायन अनुवर्तन। लेकिन यहाँ कह रहे हैं जल का अधोगामी यानी नीचे की ओर जाना गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। जल का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाएगा, गुरुत्वानुकर्तन के कारण। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है,
चलिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा या लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा। तो यहाँ अंडाशय द्वारा होगा, ठीक है। वृषण द्वारा होता है टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय से होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक। तो यहाँ अंडाशय से होगा क्या, एस्ट्रोजन। ये सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए, स्वपरागन निम्न में से होता है, स्वपरागन निम्न में से किस में होता है, स्वपरागन निम्न में से किस में होता है, स्वपरागन निम्न में से, स्वपरागन निम्न में से होता है एकलिंगी, उभयलिंगी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ उभयलिंगी में होता है, ठीक। जैसे बैगन में बता दिए थे क्या रहता है, नर और मादा दोनों रहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा आपको स्वपरागन, ठीक है। तो किस में होगा, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहेगा उसमें स्वपरागन होगा, सॉरी स्वपरागन, ठीक है। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, एंड्रोमेट्रियम, योनि, फंडस, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ एंडोमेट्रियम होगा। योनि कैसे होगा, योनि तो गर्भाशय का सबसे बाहरी भाग है, तो ये एंडोटीरियम होगा, ठीक है। गर्भाशय का कौन सा वाला भाग, एंडोटीरियम वाला भाग होगा, ठीक। देखिए ये गर्भाशय है, ये फंडस वाला भाग है, ठीक। ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, फंडस। ये वाला भाग एंडोटीरियम, ये वाला भाग है, यहाँ पे बच्चा रोपित होता है जहाँ प्लेसेंटा होता है। और योनि तो ये बाहर वाला भाग को कहते हैं क्या, योनि, ठीक है। तो ये नहीं होगा, कौन होगा, एंडोटीरियम होगा, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, लिबिया माइनोरा, फेलोपियन नालिका, परिपक्व पुटक, शुक्रवाहिका। कौन होगा, शुक्रवाहिका, ठीक है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। हेरोल्ड यूरे को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, सीडेन फॉक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करें मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ में पादरी थे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, बी नंबर। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, सबसे ऊपरी पायदान पर, वंश, वर्ग, गण, जगत। क्या होगा यहाँ पर, जगत होगा। किंगडम सबसे ऊपर होता है, ठीक। सबसे ऊपर में क्या, किंगडम, सबसे क्या होता है, किंगडम। किंगडम के बाद वंश, तब वर्ग, तब क्या होगा, गण। तो क्या होगा, सबसे ऊपरी जगत में क्या है, जगत होगा। सब वर्गीकरण का सबसे ऊपरी वाला होगा जगत। चलो, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु, शैवाल, कवक या ए और बी। सूक्ष्म यानी सबसे सरल जीव जो क्या करता है, अपघटित कर देता है, वो है आपको जीवाणु भी है और कवक भी है, कभी कभी फुंगी भी लिखल रहता है, ठीक है। तो ये ए और बी क्या होगा, दोनों, डी नंबर आंसर सही होगा, ये सूक्ष्म उपभोक्ता है। चलो यहाँ पर देखिए, मांसाहारी जीव को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या ए और बी। तो देखो जो घास खाता है ना उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे हिरन खाता है घास, ठीक है, बकरी, तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को खाएगा शेर, तो शेर हो गया द्वितीय उपभोक्ता, ठीक। और शेर को खा लेगा क्या, जीवाणु, तो ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता, ठीक। घास खाया हिरन, हिरन को खाया बाघ, अब बाघ को खाएगा कौन, बाघ का खा लेगा जीवाणु। जैसे मेढक को खाया, मेढक को, कीड़ा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, और सांप को खा लेगा चील, और चील जब मरेगा तो अपघटित हो जाएगा किसके द्वारा, अपघटित के द्वारा, मतलब जीवाणुओं के द्वारा इसको अपघटित कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अगर भैंस जब गोबर करता है ना, कहीं पर गोबर करता है, देखना उसको भुरभुरी मार देता है, ठीक है, भुरभुरी मार देता है, मतलब छोटा छोटा जीवाणु है जो उसको अपघटन कर रहा है, उसको पचा रहा है, खाना खा रहा है, उसमें से जो भी उसमें बचल तचल है उसको खाना खा रहा है। तो यहाँ मांसाहारी जीव को क्या कहेंगे, तो मांसाहारी खाएगा शाकाहारी को, प्राथमिक उपभोक्ता को, तो यहाँ ये हो जाएगा कौन सा, द्वितीय उपभोक्ता। मांसाहारी जीव क्या होगा,
द्वितीय उपभोक्ता होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कहता है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? 0.1%, 1%, 10%, 100%। यहाँ 10% होता है। मान लो कि आपने क्या किया कि गोभी उगाया, ठीक, और उसमें आप खाद छींट दिए, ठीक, तो गोभी में क्या चल जाएगा? खाद जाएगा। खाद तो जरूर करेगा ना गोभी में, उसमें रहता है रसायन। अब एक पोषी स्तर हो गया, मतलब खाद पोषा किसको? गोभी को। अब गोभी खा लिए आप, तो गोभी में जितना भी रसायन है ना उसका 10% आप में चल जाएगा, ठीक। आपको खा लेगा शेर, तो आप में जितना रसायन है ना उसका 10% कहाँ चल जाएगा? शेर में चल जाएगा, ठीक है। यानी 10% यानी अगर मिट्टी में है कितना खाद? 100%, तो गोभी में चल जाएगा कितना? 10%। तो कितना हो गया? इसको 10%, 10 हो गया। अब 10 चल जाएगा गोभी में, तो गोभी का क्या होगा? आप खा लेंगे कितना? आप खा लेंगे तो आप में कितना हो जाएगा? आप में 10% चला जाएगा, तो आप में कितना चल गया? 1। और आपको खा लेगा बाघ, तो बाघ में कितना चल जाएगा? का 10% निकाल लेंगे, तो 1/10 यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1। यानी हर एक पोषी स्तर में 10% जाते रहता है। इसीलिए लोग को इतना बीमार पड़ता है कि एकदम रोजे इतना बड़ा होने के लिए दवाई मारता है, फरने के लिए दवाई मारता है, तो पौधा को बढ़ने के लिए दवाई मारता है, रोज़ दवाई मारता है, इतना रसायन मारता है, लोग खा के क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। तो हर एक पोषी स्तर पर 10% जो है वो अगले पोषी स्तर में ट्रांसफ़र हो जाता है।